आप सभी का गोइला क्लासेस में मैं स्वागत करती हूँ। तो मैं आज फिर से आप लोगों के लिए AEE की प्रिपरेशन करने के लिए इकोनॉमी टर्म को सिंपल लैंग्वेज से एक सेशन लेके आई हूँ और ये इनिशिएटिव गोइला क्लासेस के द्वारा लाया गया है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बहुत इंपॉर्टेंट। अब हमें टर्म्स नहीं पता होता है और बेसिकली अगर देखें हिस्ट्री पॉलिटी हम देखें तो ये क्या करते हैं, हम स्टोरी से सीख लेते हैं, लेकिन इकोनॉमी में टर्म्स आने चाहिए तभी आप जाके क्वेश्चन को सॉल्व कर ले। तो इकोनॉमी के टर्म्स को मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको पढ़ाऊंगी, तो बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए, हमने बहुत सारे टर्म्स को देख लिया है। अगर आपने नहीं देखा फर्स्ट पार्ट तो जरूर देखेंगे, आज सेकंड पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। तो हमने देख लिया था GDP, GNP, NNP, NDP, सारा कुछ देख लिया था। आज हम देखेंगे प्राइवेट इनकम से। ओके, तो 8 6 तक पर कैपिटा इनकम जो कि आपके पेपर में भी आया हुआ है, वो भी मैंने आपको बताया था। तो प्राइवेट इनकम के बारे में आज बात करेंगे। तो प्राइवेट इनकम, और मान लीजिए एक नेशनल इनकम होता है, एक प्राइवेट इनकम होता है, एक GDP होता है। अब ये प्राइवेट इनकम क्या होता है, ये आपसे पूछ सकते हैं। तो प्राइवेट इनकम स्टूडेंट क्या होता है, दो प्रकार के इनकम होते हैं, एक फैक्टर इनकम होता है और एक ट्रांसफर इनकम होता है। ओके, फैक्टर इनकम क्या होते हैं, हमारी जो इकोनॉमी में चार फैक्टर ऑफ इकोनॉमी है। कौन कौन से? लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर और कैपिटल। तो लैंड को हम क्या देते हैं, ये हो गए फैक्टर। ये लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर और कैपिटल क्या हो गए? फैक्टर। इनको लैंड को हम क्या देते हैं? रेंट, लेबर को हम वेजेस, एंटरप्रेन्योर को हम प्रॉफिट, कैपिटल को इंटरेस्ट। तो ये जो चीज होता है उसको हम फैक्टर पेमेंट बोलते हैं। ओके, फैक्टर पेमेंट मतलब कोई काम किया उसके बाद आपको इनकम अर्न किया, दैट इज योर क्या हो गया? फैक्टर इनकम। क्लियर है ये? अब दूसरा आप देखेंगे ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम क्या होता है स्टूडेंट? ट्रांसफर इनकम होता है कि कोई काम ना करके भी आपको इनकम मिल रहा है। मतलब कि अगर सिंपल में देखें तो फ्री फंड में जो पैसा मिल रहा है उसको हम फैक्टर ट्रांसफर इनकम बोलेंगे, राइट। और काम करने के बाद जो इनकम मिल रही है तो उसको फैक्टर इनकम। तो होता ये है कि जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो ट्रांसफर इनकम को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, एक्सक्लूड। ध्यान दीजिएगा, जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो ट्रांसफर इनकम को इंक्लूड नहीं करते हैं। ओके, लेकिन जब हम प्राइवेट इनकम को देखते हैं तो वहाँ पे ट्रांसफर इनकम भी इंक्लूड होता है, मतलब फ्री फंड। अब फ्री फंड में क्या एग्जांपल होगा आपके पास, जैसे कि स्कॉलरशिप मिल गया या अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस मिल गए, इन सब को ये क्या होता है? प्राइवेट इनकम होता है। ओके, तो यहाँ पे एक तो देख लिया हमें कि फैक्टर इनकम होगा, ट्रांसफर इनकम होगा, दो चीज हो गया। और जब हम GDP कैलकुलेट करते हैं तो बाहर जो लोग, इंडिया का अगर कोई बाहर जाके अर्न करता है तो हम GDP में इंक्लूड नहीं करते, जो कि हमने लास्ट में देखा था। याद है आप लोगों को? यस। तो अगर नहीं याद तो जाके देखेंगे आप। तो यहाँ पे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी इंक्लूड होगा। तो ट्रांसफर इनकम हो गया या आपका फैक्टर इनकम हो गया या बाहर जाके इनकम अर्न करते हैं, ये तीनों आपके प्राइवेट इनकम का पार्ट होता है। क्लियर है? निजी आय बोलते हैं इसको। ओके, प्राइवेट इनकम। तो सारे इनकम अब याद रखिएगा, ट्रांसफर इनकम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता है लेकिन प्राइवेट इनकम में इंक्लूड होता है। नेट फैक्टर जो इनकम फ्रॉम अब्रॉड से GDP में इंक्लूड नहीं होता है लेकिन प्राइवेट इनकम में इंक्लूड होता है, राइट। ये है। और इनकम को इकोनॉमी के टर्म में आई नहीं लिखते हैं, वाई लिखते हैं, और आई इन्वेस्टमेंट के लिए लिखते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट टर्म को, प्राइवेट इनकम आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो पर्सनल इनकम अब देखते हैं। अब देखिए, पर्सनल इनकम, व्यक्तिगत आय, ये क्या होता है? तो अब पर्सनल इनकम क्या होता है स्टूडेंट? इसमें आप प्राइवेट इनकम जो होता है उसमें कॉर्पोरेट, याद रखिएगा, COR वाला कॉर्पोरेट, COO वाला नहीं, ये होता है बिजनेसमैन, ये होता है कॉर्पोरेशन। ओके, ये सारी सिंपल हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे प्राइवेट इनकम माइनस कॉर्पोरेट टैक्स माइनस कॉर्पोरेट सेविंग
को कर देते हैं माइनस, तो हमारा क्या आ जाता है, पर्सनल इनकम। टैक्स पे कर देते हैं और सेविंग जो होता है वो भी आप दे देते हैं। उसके बाद जो मनी आपके पास फॉर द फर्दर प्रोडक्शन, मतलब कि आगे कल को फैक्टर प्रोडक्शन में या किसी इन्वेस्टमेंट में लगाएंगे, तो वो पर्सनल इनकम होता है। प्राइवेट इनकम से आप अगर कॉर्पोरेट टैक्स माइनस कॉर्पोरेट सेविंग कर देते हैं तो वो हो जाता है आपका पर्सनल इनकम। क्लियर है? ओके, तो ये हो गया। अब एक और आप सुनेंगे, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। ओके, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, ये क्या होता है? जब आप पर्सनल इनकम था उसमें से टैक्स पे कर देंगे, राइट? जो इंडिविजुअल आपके पास पैसा बचा तो आप डायरेक्ट टैक्स यहाँ पे याद रखिएगा पे कर देते हैं। उसके बाद जो पैसा आपके पास रहता है उसको डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम बोलते हैं और उसको YD से डिनोट करते हैं। अगर सिर्फ Y होता है इट मीन्स उसमें टैक्स है। अगर एक्सक्लूड कर देंगे डायरेक्ट टैक्स तो आपका उसके बाद जो पैसा बचेगा उसको हम डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम बोलते हैं, जिसको YD से डिनोट करते हैं। क्लियर हो गया? तो प्राइवेट इनकम देख लिया। प्राइवेट इनकम को अगर कॉर्पोरेट टैक्स कॉर्पोरेट सेविंग माइनस करेंगे तो पर्सनल इनकम जो हो गया उसमें से डायरेक्ट टैक्स को माइनस करेंगे तो डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम होगा, जिसको YD से डिनोट करते हैं। राइट, नेक्स्ट अब हम टर्म्स पे चलते हैं। आपका CRR कैश रिजर्व रेशियो के बारे में जानते हैं। तो देखिए, आप लोगों ने जब मॉनेटरी पॉलिसी आप पढ़ेंगे तो RBI जो है मॉनेटरी पॉलिसी में एक क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट करते हैं और एक क्वालिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव में बहुत सारे टर्म्स होते हैं जो कि किसी को पता नहीं होता। आज मैं आपको बताऊंगी इस क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट को कैसे, GOP बता रही हूँ उसको अपनी लैंग्वेज में करेंगे हम। ओके, बुकिश लैंग्वेज बहुत टफ होता है, अपनी लैंग्वेज में आप लिख लीजिएगा, आप सालों साल नहीं भूलेंगे। तो देखते हैं कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, राइट? और इसी के साथ साथ इसको SLR, मतलब कि दोनों का हम साथ लेके चलेंगे। तो CRR हो गया या SLR, दोनों साथ साथ चलते हैं, दोनों कपल हैं। ओके, तो ऐसे याद रखिएगा। CRR क्या होता है? कैश रिजर्व। पहले तो फुल फॉर्म पता होना चाहिए। अब देखिए, कोई भी कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक वो पब्लिक भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है और फॉरेन बैंक भी हो सकता है। तो तीनों को कमर्शियल बैंक के नाम से जानते हैं, राइट? अगर किसी को कमर्शियल बैंक बनना है तो RBI के स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रिक्ट उसमें से CRR होता है, राइट? CRR क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, कमर्शियल बैंक जो होता है उसका टोटल, उसके पास जितने डिपॉजिट्स आ रहे हैं, राइट? अब डिपॉजिट का भी याद रखिएगा, इसको पहले मैं डिपॉजिट आपको समझाती हूँ। तो देखिए, हाउस होल्ड जो होता है, ऑलवेज एक हाउस होल्ड होता है, वो क्या करता है? सेविंग करता है। ऑलवेज याद रखिएगा, वो अपने पास सेविंग करके वो बैंक के पास होता है और बैंक जो है वो उसको सेविंग को अपने पास नहीं रखता, वो फर्दर फर्म को लोन दे देता है। तो जो हाउस होल्ड होती है वो कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करती और जो फर्म होता है वो कभी सेविंग नहीं। तो आप बोलोगे जब फर्म सेव करेगा तो हम उसको फर्म नहीं बोलेंगे, हम उसको हाउस होल्ड बोलेंगे। ओके, और जब हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट करेगा तो हम उसको हाउस होल्ड ना बोल के हम फोल्ड। आपका काम अलग अलग होता है, हर एक डिपार्टमेंट का काम अलग होता है, तो हर एक सेक्टर का भी अलग अलग काम होता है, ये याद रखिएगा। इन दोनों के बीच में एक बैंक होता है और बैंक इससे मनी मल्टीप्लायर, जितना भी डिपॉजिट आता है उतने से वो मनी मल्टीप्लायर, और जिसको एक टर्म जानते हैं क्रेडिट क्रिएशन, याद रखिएगा, क्रेडिट क्रिएशन करता है। ओके, इतना आपको पता चल गया। तो यहाँ पे अभी हमने देखा कि हाउस होल्ड क्या रखता है, इसके पास बैंक के पास डिपॉजिट, ओके, डिपॉजिट रखता है। लेकिन बैंक के लिए सारे डिपॉजिट क्या है? लाइबिलिटीज है। कल को क्या कर सकता है हाउस होल्ड? आके
क्लेम कर सकता है कि भाई मेरी डिपॉजिट दे दो, ऐसा ही है, डिपॉजिट दे दो, और इसको हम एक टर्म जानते हैं लाइबिलिटीज। मतलब ये सारी जो डिपॉजिट हाउस होल्ड की है इसके ऊपर लाइबिलिटीज है, कल को इसको वापस करना है किसको, बैंक को। तो अब सारी डिपॉजिट आ रही है जिसको बोला जाता है नेट टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज क्यों बोला जाता है, क्योंकि बैंक को वापस करना पड़ेगा हाउस होल्ड को कभी भी। तो जितने भी डिपॉजिट, टोटल डिपॉजिट जितना भी आ रहा है कमर्शियल बैंक के पास, उसका कुछ परसेंटेज आरबीआई के पास रखता है, तो उसको हम सीआरआर बोल देते हैं। सिंपल, जितने भी डिपॉजिट आ रहे हैं कमर्शियल बैंक के हाउस होल्ड से, उसका टोटल का कुछ परसेंटेज क्या रखेगा, आरबीआई के पास रखेगा। और लाइबिलिटीज, ओके, लाइबिलिटीज क्यों, तो आपको पता चल गया। तो ये किसके पास रखेगा, आरबीआई के पास रखेगा, राइट। अब वो किस फॉर्म में रखेगा, एक याद रखिएगा, आरबीआई के पास रखेगा, किस, ओनली इन द फॉर्म ऑफ कैश रखेगा। मतलब कैश है तो कैश से कैश याद रखिएगा कि वो ओनली इन द फॉर्म ऑफ कैश रखेगा। क्या इसके बदले में आरबीआई कुछ देगी परसेंटेज, नो, आरबीआई इसके बदले में कोई भी परसेंटेज कुछ भी रिटर्न में नहीं देता, और सारी कमर्शियल बैंक को मैंडेटरी होता है कि वो रखेंगे, राइट, ये होता है। तो ये हो गया आपके आरबीआई का, ओके। तो कुछ परसेंटेज अपने टोटल टाइम और जो डिमांड लाइबिलिटीज किसका, आरबीआई के पास रखेगा कुछ परसेंट, जो कि आरबीआई टाइम टू टाइम डिसाइड करती है। जैसे इकोनॉमी में सिचुएशन होता है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करती है आरबीआई, सेंट्रल बैंक आपका, ओके, आरबीआई के गवर्नर डिसाइड करते हैं। ओनली इन द फॉर्म ऑफ कैश रखेंगे, इसके बदले में कोई रिटर्न। ये तीन चीज याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन को आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसी के साथ हम करेंगे एसएलआर, दोनों को साथ में याद रखिएगा। तो उसका नाम था कैश रिजर्व रेशो, इसका नाम है स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो। अब इसको याद करने का, यहाँ एस है तो याद रखिएगा यहाँ पे सेल्फ, ओके, सेल्फ याद रखिएगा, ये ट्रिक है, ओके। वहां पे कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास रखना था, यहाँ पे खुद के पास, देमसेल्फ, कमर्शियल बैंक के अपने टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज जो कि आरबीआई डिसाइड करेगा खुद के पास रखना होता है। उस फॉर्म को हम एसएलआर बोलते हैं। सिर्फ जब आरबीआई के पास रखना होता है तो सीआरआर, जब खुद के पास रखना होता है टोटल डिपॉजिट और टाइम लायबिलिटीज का, वो क्या होता है, एसएलआर हो जाता है। तो स्टैट्यूटरी कल को भूल जाते तो सेल्फ याद रखेंगे, सेल्फ कौन, कमर्शियल बैंक रखेगा, और ये भी आरबीआई डिसाइड। अब सीआरआर में क्या रख रहा था, कैश में, इसमें कैश में नहीं रखेगा, कैश में भी रख सकता है, फॉरेन रिजर्व्स में भी रख सकता है, और सिक्योरिटीज में भी रख सकता है। सीआरआर के बदले में कमर्शियल बैंक को कुछ नहीं मिलता था, लेकिन एसएलआर के बदले में कमर्शियल बैंक इंटरेस्ट कमा सकती हैं। कैसे कमा सकती हैं, सिक्योरिटीज को बेच करके, जो उसके पास सिक्योरिटीज है उसको बेच करके उस पर इंटरेस्ट कमा सकती हैं कमर्शियल बैंक। तो कैश रिजर्व कोई रिटर्न नहीं मिलता, लेकिन इसमें मिलता है। तो आपको समझ आ गया स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो एंड कैश रिजर्व। होप आप सभी को समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो हम दोबारा आपको समझा देंगे, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। चलिए अब हम देखेंगे रेपो रेट, बैंक रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इन तीनों को फिर से साथ लेके चलिएगा, सीआरआर एसएलआर को साथ लेके चलेंगे, और बैंक रेट, रेपो रेट और आपका मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, दैट मींस एमएसएफ जब भी आप देखेंगे, राइट। चलो उसको भी मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए रेपो रेट लिख लेते हैं, रेपो रेट हो या बैंक रेट हो या एमएसएफ हो, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी हो, ये तीनों जो होते हैं स्टूडेंट, ये क्या होता है, कमर्शियल बैंक जब लोन लेती हैं, किससे, आरबीआई से लोन,
तो वो इन द फॉर्म ऑफ रेपो रेट भी ले सकती हैं, बैंक रेट भी ले सकती हैं और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के फॉर्म में भी ले, बट टाइम पीरियड अलग है। अगर उसको शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए तो रेपो रेट को प्रेफर करेंगे, मैक्सिमम 1 ईयर, मैक्सिमम याद रखिएगा 1 ईयर। अगर उसको लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए होता है तो वो बैंक रेट। अगर एक दिन 24 आवर्स इमरजेंसी सिचुएशन में चाहिए होता है तो उसको मार्जिनल स्टैंडिंग। तो तीनों एक जैसे ही हैं। यहाँ पे क्या लोन लेना होगा, राइट? कुछ टर्म्स अलग हो जाते हैं लेकिन सिंपल में समझते हैं। जब कमर्शियल बैंक को लोन लेना होता है आरबीआई का तो वो किस रेट पे ले सकती है? वो रेपो रेट पे भी ले सकती है, बैंक रेट पे भी ले सकते हैं, और वो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अगर शॉर्ट टर्म के लिए तो रेपो रेट, लॉन्ग टर्म के लिए तो बैंक रेट, अगर एक दिन के लिए तो क्या होगा? वो मार्जिनल स्टैंडिंग। कुछ और टर्म्स याद रखिएगा। रेपो रेट इसका क्या है? ये इस शॉर्ट फॉर्म है, इसका नाम है रीपर्चेज रेट। याद रखिएगा, रीपर्चेज रेट इसका पूरा नाम है। तो इसका नाम है रीपर्चेज रेट। ओके, पूरा नाम अगर कल को कोई पूछे तो इसका नाम क्या है? रीपर्चेज रेट। ओके, याद रखिएगा रीपर्चेज रेट। अब रीपर्चेज रेट क्यों है मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि जब कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेगा, ओके, लोन लेगा आरबीआई से, तो उसके बदले में उसको सिक्योरिटीज रखनी पड़ेगी। सिक्योरिटीज मतलब वो कोलेट्रल रखेगा और वो इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी रखेगा, राइट? वो इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी रखेगा। और जब कमर्शियल बैंक वापस कर देगा आरबीआई को पैसा तो अपनी सिक्योरिटीज वापस ले लेगा। तो वो दोबारा अपनी सिक्योरिटीज आरबीआई से ले रहा है, इसीलिए इसको रीपर्चेज रेट बोलते हैं। फिर से सुनिएगा, वो सिक्योरिटी रखता है जब लोन लेता है आरबीआई से, और सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ क्या रखता है? सिक्योरिटी शेयर्स, बॉन्ड, राइट? टी बिल्स रखता है आरबीआई के पास एज अ सिक्योरिटीज। ओके, और जब वो वापस करेगा तो अपनी सिक्योरिटीज वापस ले लेगा। तो इसीलिए उसको रीपर्चेज, मतलब कि अपनी सिक्योरिटीज रीपर्चेज कर रहा है, तो इसको बोलते हैं रीपर्चेज रेट। तो रेपो रेट क्या होता है? एक तो क्या होता है? रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए होता है, शॉर्ट रन के लिए मैक्सिमम 1 ईयर, मैक्सिमम 1 ईयर। ये इंटरेस्ट क्या होता है? इसको सिक्योरिटी रखना पड़ता है तो इसको बोलते सकते हैं सिक्योर होता है। रेपो रेट सिक्योर होता है। और थर्ड, इसमें याद रखिएगा, रेपो रेट बैंक रेट से कम होता है। रेपो रेट इज लेस देन बैंक रेट। ओके, बैंक रेट ये है। ओके, अब बैंक रेट देखते हैं। बैंक रेट इतना तो आपको मालूम हो गया कि लॉन्ग टर्म के लिए होगा तो वो बैंक रेट होगा। इसमें कोई भी सिक्योरिटी नहीं रखना पड़ता है, इसीलिए ये अनसिक्योर होता है। ये अनसिक्योर, और सिक्योर कौन होता है? रेपो रेट, क्योंकि उसमें कोलेट्रल रखना पड़ता है। बैंक रेट में कोलेट्रल नहीं रखना पड़ता है, और बैंक रेट जो है वो हायर होता है रेपो रेट से, राइट? रेपो रेट से हाई होता है। तो ओके, ये देख लिया, तो बैंक रेट देख लिया, रेपो रेट देख लिया। और इसी के साथ हम देखेंगे जब उसको इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, कमर्शियल बैंक को इमरजेंसी 1 डे के लिए, 24 आवर्स के लिए उसको लोन चाहिए होता है तो MSF मीन्स मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ओके, और बैंक रेट को हम डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं। याद रखिएगा, बैंक रेट को हम डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं। इसकी भी एक स्टोरी है, तो इतना याद रखिएगा, बैंक रेट को हम डिस्काउंट रेट बोलते हैं। ओके, तो आज हमने देखा क्या? प्राइवेट पर्सनल डिस्पोजेबल, SLR, CRR। ओके, फिर हमने देखा रेपो रेट, बैंक रेट और मार्जिनल। ये जो सिलसिला स्टूडेंट जारी रखेंगे तो इकोनॉमी के टर्म्स को मेरे साथ समझिए। कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, फिर नेक्स्ट सेक्शन में मिलूंगी नए टर्म्स के साथ। तो कुछ इन्फॉर्मेशन है आप लोगों को हमारी तरफ से, हम आपके लिए लेक्चर लेके आए हैं। इट मीन्स अगर आप हमारी फुल कोर्स, तो उसमें आपको सारा कुछ पढ़ाया जाएगा
जो कि आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, वही चीज़ पढ़ाई जाएगी जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो हमारी टेस्ट सीरीज़ आपको मिलेगी और प्लस प्रीमियम लेक्चर मिलेगा जो कि 9999 में आपको मिलेगा। अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज़ लेते हैं तो 999 में आपको पड़ेगा। ये सारे सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा, सारे आपके जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया गया है, राइट। आप एक एक चीज़ आपका कवर किया जाएगा जो कि आप देख रहे हैं। ओके, अगर आप अभी लॉगिन करते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। आप प्ले स्टोर जाइएगा, इस प्रकार से गोइला क्लासेस का लोगो होगा, उसको डाउनलोड करके अभी के अभी कोर्स क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो कि गोइला क्लासेस की द्वारा अचीव किए गए हैं। महक स्वामी आप देख रहे हैं, इनका फीडबैक है। हमारा टेलीग्राम चैनल है जो कि आप अभी के अभी ज्वाइन कीजिएगा। कोई भी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होता है यहीं पे मिलेगा। यहाँ पे ये टेलीग्राम चैनल है। कोई भी डाउट होता है आप ये इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, लेकिन इकॉनमी के टर्म्स को लेके मैं फिर आऊँगी। इकॉनमी के टर्म्स सिंपल लैंग्वेज में पढ़ेंगे, तो बने रहें हमारे साथ। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।